जब हीरो ले ही रहे हैं, किसी और को लेना है तो उससे बेहतर है कि तुम ही कर लो। तो उस समय थोड़ा सा शॉकिंग था कि मतलब मैं तो एक्टिंग जानता नहीं हूँ, मैंने कभी किया नहीं है। और हाँ, हालांकि स्टेज में एक्टिंग करता रहा हूँ, मतलब नाटक किए हैं, थिएटर भी किए हैं। तो उस समय फिर ऐसा लगा कि नहीं, कैमरा के लिए एक्टिंग तो कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगा, मुझे लगा कि शायद ही मैं कर पाऊँ, और ऐसा हुआ। लेकिन अब बहुत अच्छा एक मुकाम बन रहा है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि फिल्मों का दौर फिर से लाएंगे। मुझ मैं के बाद अभी तक ऐसी कोई फिल्म, हाँ, अभी तक थिएटर के लिए ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि अब फिल्में बनाएंगे। और मुझे मैं के बाद हम लोगों की प्लान अभी मुझे मैं 2 की है, तो मुझे मैं 2 भी बहुत जल्द इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और ये कहना है, बात हीरो बनने की नहीं है, मतलब इस फील्ड में कुछ खास करने की है। मतलब मैं आपको पहले भी आपको मैंने कहा कि मैं इस उद्देश्य से नहीं आया था कि मेरे को हीरो बनना है, इस फील्ड में बस था, मतलब बोलते हैं ना कि इस फील्ड से एक लगाव था एक तरह से इसको। दोस्तों नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमारे चैनल उम्मीद इंडिया। उम्मीद इंडिया यूनिक मेंबर आइडेंटिफिकेशन इन इंडिया। हम एक नए चेहरा का तलाश करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और आप सबके बीच उनसे संवाद कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर के सुपरस्टार श्री राकेश यादव जी। एक एक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सर, जिस तरह से आप अपने हौसलों और आपका मेहनत है उसके माध्यम से आपने पहचान बनाया है लोगों के बीच में, बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। सर, आज तक जिस तरह से बस्तर में एक पहचान इस क्षेत्र में, खासकर मनोरंजन और लोक संस्कृति, और जिस तरह से सोशल मीडिया इस वक्त चल रहा है, उसमें आपका नाम बहुत बड़ा हो चुका है बस्तर में देखा जाए तो। थोड़ा सा इसकी जर्नी मैं चाहूँगा मेरे दर्शक के बीच आप शेयर करें। सर, जर्नी तो बस यही रही है कि हर कलाकार की जर्नी जो होती है वो संघर्ष भरा होता ही है। मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब छोटा था तो स्टेज शोज़ होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और स्कूल के समय ही मुझे एल्बम्स के ऑफ़र आए। जब मैं 8th में था तो मेरा पहला वीडियो एल्बम बना, मुझ में जिसका नाम था वीडियो एल्बम था। और उसमें मुझे एक सॉन्ग मिला था, राती बेरा होली से बरे से तारा। और वो गाना मेरे लिए बहुत माइलस्टोन की तरह था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे पहचाना, मुझे सपोर्ट किया, और वहाँ से शुरुआत हुई। और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम चलते रहे, और एल्बम के साथ साथ फिर फिल्म का सफ़र शुरू हुआ। और लगभग 2013 में फिल्म मोचो मैं हल्बी, जो सिनेमास्कोप फिल्म थी, थिएटर्स पे आई। और उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला, और आज तक ये जर्नी जारी है। सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि आप 8th क्लास में थे, मतलब उस समय आपका उम्र क्या रहा होगा? 8th ऑब्वियसली 8th के समय में मेरे ख्याल से 12-13 साल या 15 साल के आसपास रहा होऊंगा मैं। और उस समय तो ये था कि एल्बम क्या होते हैं, वीडियो एल्बम्स क्या होते हैं, ये सब बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय एंड्रॉयड का ज़माना भी नहीं था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था उस समय। तो ये था कि बस जब पहला एल्बम बना तो जो मेरे पहला काम था वो श्री प्रसाद फिल्म्स के बैनर के तले बना था, जिसमें आशुतोष प्रसाद जी, अविनाश प्रसाद जी थे। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया, और एज अ डांस डायरेक्शन का भी मौका मुझे मिला उसमें। और शुरुआत वहीं से हुई। डांस डायरेक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता था उस समय तो, और बस ये पता था कि गाना है, उस पर एक्टिंग करना है और डांस करना है। और पता ही नहीं चला कि उस एक काम से कहते हैं ना कि वो एक रास्ता बन गया, और आज हम उसी ट्रैक पे चल ही रहे हैं, ऐसा हो गया। सर, मैंने सुना है कि आप अधिकतर इंटरव्यूज़ के लिए राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन मैं जब आपका कॉल किया तो एक ही बार में आपका हाँ आ गया। बात तो सही है, इसलिए नहीं इंटरव्यूज़ के लिए राज़ी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। होता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतने काम बहुत सारे ऐसे हैं जो करने बाकी हैं, और मुझे लगता है कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, इंटरव्यू के लायक। और इस वजह से मैं सोचता हूँ कि जब भी कॉल आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि क्या बोलूँ और क्या करें, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत नाम बनाना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक झिझक रहती है इंटरव्यू देने में। और लेकिन हाँ, आपने बोला तो ऑब्वियसली मना नहीं कर पाया, क्योंकि अपने बस्तर क्षेत्र का भी है, और इतना प्रेम और इतना आप लोगों से मिल रहा है सहयोग, तो फिर बिल्कुल बनता था इंटरव्यू के लिए। एक्चुअल में सर, एक बस्तर में आपको अधिकतर लोग अपना आइडल मानते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आइडियल मानते हैं, मैं ऐसा तो खैर एक ही जवाब दे पाऊंगा कि मैं सच में उस एकदम से उस लायक नहीं समझता खुद को भी। हाँ, ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी अच्छाइयाँ हैं कि वो मुझे उस लायक समझते हैं।
और जब वो मानते हैं तो मुझे भी लगता है कि जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और मुझे फिर और भी कुछ ऐसा करना होता है, या ऐसा मेरी चाह रहती कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और अपने लिए कुछ ऐसा कर पाऊँ, एक ऐसा मुकाम सेट कर पाऊँ जिससे वो आइडियल मानते हैं, तो फिर उनको लगे कि हाँ सच में हमारा आइडियल उस लायक है। तो बस वही कोशिश जारी है कि अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा पाऊँ। सर, इस वक्त आप बस्तर फिल्म इंडस्ट्री को मतलब किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बस्तर फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो शुरुआती समय से मैं जान रहा हूँ। जब पहले वीडियो एल्बम्स की शुरुआत हुई थी बस्तर में, और उस समय से मैं काम कर रहा हूँ। पहला एल्बम था वीडियो एल्बम फूल जुड़ा के नाम से था, जिसमें मैंने काम नहीं किया था बट मेरे सीनियर सभी ने काम किया था उस पर। उसके बाद सेकंड जब डिजिटल एल्बम आया मोचो में आया, तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और अब तक मैं बस्तर का जो इंडस्ट्री है, बस्तर की जो चीज़ें हैं वो देख रहा हूँ, खास करके सोशल चीज़ों को लेके, मतलब मीडिया को लेके, फिल्म और एल्बम्स को लेके। तो उस पर बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। एक समय एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जब ये एक ब्रेक हो गया था कि वीडियो एल्बम्स बनने और फिल्म बनने मतलब बंद हो गए थे, लेकिन जब यूट्यूब आया और यूट्यूब के थ्रू लोगों ने बनाना शुरू किया, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो गया। और अब ऐसा हो गया कि यूट्यूब के ज़रिए कई ऐसे कलाकार हैं जो उस समय अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते थे और यूट्यूब के ज़रिए वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और अब बस्तर के जितने गाने निकलते हैं और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी चीज़ें मतलब जो उससे जुड़ी होती हैं, तो अब लोगों तक पहुंच पाते हैं और बस्तर की एक अलग इंडस्ट्री अब बन चुकी है और लोग भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे बाकी इंडस्ट्री है, तो वैसे ही बस्तर का भी एक इंडस्ट्री है और लोग जितने हमारे दर्शक हैं बहुत प्यार देते हैं उन चीज़ों को, और अब उस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि पहले ऐसा था कि करने वाले में कुछ ही लोग थे, गिने चुने हम जैसे लोग थे, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं और अच्छा भी लगता है कि सब मेहनत करते हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बस्तर इंडस्ट्री को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, जब आप पहला फिल्म किए थे मचो माया, एक तरह से देखा जाए तो आप यहाँ बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं आप, तो जो मचो माया का शुरुआत हुआ था ये नया है इस जगह के लिए, बस्तर के लिए खासकर फिल्म बनाना, वो कैसा सफ़र रहा सर वो मचो माया का? मोचो में कैसा था कि मैं शुरुआती समय से एक डांसर रहा हूँ। एक्टिंग का शौक़ उतना कभी नहीं था और मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मैं एक्टर बनूँगा। हुआ ये था कि मोचो में जैसे मैंने आपको बताया कि अविनाश जी, आशुतोष जी हैं, प्रसाद फिल्म्स के जो हैं निर्देशक हैं और निर्माता हैं, तो उन लोगों ने फिल्म बनाने का सोचा था और उनको एक कलाकार के रूप में चाहिए था, हीरो भी चाहिए था। तो मैंने उस फिल्म में, मेरा ये योगदान था कि मुझे कोरियोग्राफी करनी है उस फिल्म में, अपना योगदान डांस को लेके देना है। लेकिन अविनाश प्रसाद जी ने और आशुतोष जी ने, उनको ऐसा लगा कि इसे एक्टिंग भी करना चाहिए। तो अविनाश जी ने मुझे देखा कि नहीं, जब हीरो ले ही रहे हैं, किसी और को लेना है तो उससे बेहतर है कि तुम ही कर लो। तो उस समय थोड़ा सा शॉकिंग था कि मतलब मैं तो एक्टिंग जानता नहीं हूँ, मैंने कभी किया नहीं है। और हाँ, हालांकि स्टेज में एक्टिंग करता रहा हूँ, मतलब नाटक किए हैं, थिएटर भी किए हैं। तो उस समय फिर ऐसा लगा कि नहीं, कैमरा के लिए एक्टिंग तो कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगा, मुझे लगा कि शायद ही मैं कर पाऊँ। और ऐसा हुआ भी, कई लोगों का ये विचार था कि एज ए एक्टर राकेश शायद ना कर पाए क्योंकि वो डांसर है और डांस से जुड़ा हुआ है। तो बहुत से मेरे जो सीनियर्स थे उनको ऐसा लगा कि शायद ये ना भी कर पाए, लेकिन प्रसाद फिल्म्स में अविनाश जी का एक विश्वास था, आशुतोष जी का विश्वास था कि नहीं, ये एक्टिंग कर लेगा। और ऐसा ही हुआ, मेरी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। पहली बार किया, लेकिन लोगों ने ऐसा रिस्पांस दिया कि कहीं से लगा नहीं कि मैं पहली बार एक्टिंग किया हूँ और बहुत ज़्यादा हिट हुई फिल्म। आज भी मतलब अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कल की ही फिल्म है, मतलब कल ही शूट हुआ है और कल फिल्म लगी है। तो जब भी उसको देखा जाता है या देखते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि कल ही शूट हुआ है और कल ही थिएटर्स पे आई है। तो एकदम ताज़ा अनुभव हो रहता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला बस्तर की जनता का और आज भी मोचो मैया के नाम से ही मुझे एक जाना जाता है और बहुत खुशी होती है कि बस्तर फिल्म इंडस्ट्री में मोचो मैया एक अच्छा आयाम सेट कर पाया है और सबके जुमा पे रहता है, आज भी रहता है, आज भी है। सर, और एक छोटा सा मेरा सवाल है, रास परब ग्रुप बस्तर का एक बहुत ही बड़ा लोक सांस्कृतिक मंच है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे मेरे दर्शक, क्या है आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? जी जी, रास परब ग्रुप असल में आज रास परब को बने 13 साल लगभग हो चुके हैं। हुआ ये था कि हम इस फील्ड से जुड़े हुए थे और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और सब कुछ कहीं ना कहीं फैमिली की जो जिम्मेदारियां थी वो भी सब चीज़ें चल ही रही थी। लेकिन इस बीच हम लोगों ने ये सोचा कि जगदलपुर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो बस्तर की संस्कृति को लेके चले, या बस्तर के जो बोली भाषा है, मतलब हल्बी है और भतरी है, गोंडी है, तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा था। बहुत हमारे सीनियर्स थे
से जो नाटक जो होते हैं, थिएटर्स होते हैं, उससे जुड़े भी कई काम हो रहे थे, लेकिन नृत्य को लेके कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था। हमारे गांव में आप तो जान ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पारंपरिक दल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे जाते हैं, बट एक चीज़ हम लोगों को खल रहा था कि सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन युवाओं से जुड़ा कुछ ऐसा ग्रुप नहीं है, जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरी उम्र के थे और जो एकदम अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, तो उनसे जुड़े लोग कोई ऐसे नहीं थे जो ऐसा काम कर रहे थे बस्तर की बोली भाषा को लेके, और वो चीज़ थोड़ा सा लग रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, आशुतोष प्रसाद जी इसके हेड हैं ग्रुप के, मैं सचिव हूँ, और हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ बस्तर को लेके अपन कुछ कर पाएँ, ऐसा लोगों को। हाँ, तो हमारा ग्रुप ऐसा था कि एकदम पारंपरिक नहीं था, मतलब हमारा ग्रुप जैसे गांव में आप देखते हैं जो पारंपरिक दल होते हैं पूरी तरह से एकदम ट्रेडिशनल जो होते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि हम अपने ग्रुप को ऐसे तरीके से प्रेजेंट करें कि हमारी जो संस्कृति है लोगों तक जाए भी, सही रूप में भी जाए और लोगों को एंटरटेन भी करे और लोगों को पसंद भी आए, हर वर्ग के लोगों को। तो ऐसा ही हुआ, और जब रास पर्व की शुरुआत हुई तो शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष था, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला कि हमारे ग्रुप को लोगों ने बहुत हर वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। और जब हम स्टेज शो करते थे तो आज भी करते हैं, अभी भी चल रहा है वो समय, तो उसमें आज भी ऐसा रिस्पांस आता है कि हम जब भी स्टेज शोज करके हटते हैं तो सबको लगता है कि नहीं, आप लोगों के जैसा परफॉर्मेंस हम लोगों ने बस्तर में नहीं देखा खास करके। तो अभी भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, सारे जितने भी स्टेज शोज हम करते हैं सब बहुत खुश होते हैं और हर जगह से बुलावा आता ही है। और इसमें लगभग हम लोग 30 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कई लड़कियां, मतलब लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ रास पर्व को ज्वाइन किए हैं। कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ भी रास पर्व के लिए समय दे रहे हैं। किसी की फैमिली कोई परेशानी है, फिर भी उस परेशानी को वो झेलते हुए रास पर्व में अपना समय देते हैं और पूरी ईमानदारी से उसमें काम करते हैं। और कहीं ना कहीं रास पर्व बस्तर की बात अगर लें तो उसका एक अलग मुकाम बन चुका है, लोग फॉलो भी करते हैं उन चीज़ों को देखकर, और खुशी होती है क्योंकि उसी उद्देश्य से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि बस्तर में एक अच्छा नाम हो, लोग उनको देखें, सीखें, और हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट हो जाता है कि सारे बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं, देखते हैं। तो और अभी भी बहुत कुछ हम लोग कर ही रहे हैं, जारी है। सर एक्चुअल में जैसे अभी रास पर्व ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, देखा जाए तो बस्तर में बहुत बड़ा नाम हो चुका है इस वक्त, लेकिन इससे जुड़े लोग मेरे ख्याल से अदर फील्ड भी अभी चुन चुके होंगे, या फिर कोई अपना पर्सनली स्टार्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर लाते हैं। वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? ये एकदम सही बात है कि रास पर्व जब ग्रुप हम लोगों ने बनाया था तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि एक डांस का ग्रुप बने और हम स्टेज शोज करें और बस नाम कमाएं, ये वाला नहीं था। जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो हम ये चाहते थे कि हमारे ग्रुप का एक एक बच्चा पर्सनली अपने नाम से जाना जाए, मतलब हर किसी को एक अपना नाम मिले और वो अपने नाम से जाना जाए। और रास पर्व से जितने भी लोग जुड़े थे, चाहे बचपन से, कई ऐसे लोग हैं आज अपना एक नया मुकाम बना चुके हैं जो रास पर्व से ही सीख कर गए हुए हैं और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो खुशी होती है देखकर। और आज हमारे रास पर्व के जितने मेंबर्स हैं सबका एक अलग नाम बना हुआ है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप है तो ग्रुप के ही परफॉर्मेंस लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे ग्रुप का हर एक मेंबर कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी है, उनके अलग एल्बम्स बनते हैं, लोग उनको पर्सनली उस नाम से जानते हैं। और जो रास पर्व से आज तक जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को कुछ नुकसान होगा। हर कोई ने कुछ ना कुछ सीखा है और अपने फील्ड में उस एक्सपीरियंस को दिखाया है। और आज भी रास पर्व के जितने स्टूडेंट्स हैं जो पहले यहाँ थे और जो अभी हैं भी, तो वो अपने अनुभव को अपने दूसरे बच्चों को या जो बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग मुकाम रास पर्व ने बनाया है और उससे जुड़े जितने भी लोगों ने वो अपना नाम उन्होंने बनाया। तो जिस उद्देश्य से हम लोगों ने रास पर्व बनाया था तो वो उद्देश्य हमारे लिए पूरा लगभग हो चुका है। तो खुशी होती है सब देखकर बहुत कुछ। सर आपने लंबा समय दिया है इस फील्ड को, तो भी भविष्य में मतलब कुछ अच्छा करने का और भी आप सोच रहे होंगे, तो क्या प्लान चल रहा है सर? प्लान तो बहुत कुछ है। बस्तर को लेके हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है। स्पेशली जैसे एक समय था कि बस्तर की इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी और शुरुआत के समय से आप तो देख ही रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अब बहुत अच्छा एक मुकाम बन रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि फिल्मों का दौर फिर से लाएंगे। मुझ मैं के बाद अभी तक ऐसी कोई फिल्म, अभी तक थिएटर के लिए ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि अब फिल्में बनाएंगे। और मुझ मैं के बाद हम लोगों की प्लान अभी मुझ मैं 2
की है, तो मौचुम्या 2 भी बहुत जल्द इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द आपको थिएटर पे भी मिलेगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि बस्तर के जितने कलाकार हैं उनको ना सिर्फ बस्तर के लोग जाने, बाहर के लोग भी उन चीज़ों को समझें, जाने। और हम एक कांटेक्ट लोगों से बनाना चाहते हैं। जैसे रायपुर में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है, आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि बस्तर को हॉलीवुड से भी कनेक्ट करें और बस्तर के कलाकारों को हॉलीवुड में भी काम मिले, वहाँ उनके टैलेंट को लोग समझें, जानें और उनको भी काम मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर में इतने टैलेंट्स हैं, इतने सारे लोग प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे भरे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनको काम नहीं मिल पाता है या वो काम नहीं कर पाते डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हम राजधानी से बहुत दूर हो जाते हैं और आप जानते ही हैं कि ये थोड़ा अलग ही क्षेत्र हो जाता है। तो दूरी की वजह से हम उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, वैसे कार्य से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बस्तर तक हम सीमित ना रहें, हम आगे भी उस चीज़ों को बढ़ाएं और सारे लोग हमें जाने और हमारे लोगों को भी काम मिले और एक अच्छा मुकाम सब बना पाए उस चीज़ को लेके। तो आगे हम लोग और भी सवाल करेंगे सर से, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो तो आप सब देखते ही हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को और भी वायरल करें, ताकि जिस तरह से लोगों तक पहुंचना चाहिए उस तरह से वीडियो पहुंचे और लोग, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो हम जिसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें लोगों तक पहुंचे। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी बचपन में, तो बचपन का जो दौर था, आपने कहा कि 8वीं क्लास से आपने एक्टिंग की थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरे दर्शक को बताएंगे सर। फैमिली तो हमारी फैमिली बिजनेस फैमिली रही है। बहुत ही छोटे परिवार से हूँ, गरीबी भी देखे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा है लाइफ में। मेरी शुरुआत तो ये हुई कि यहाँ पे स्कूल था, कालीबाड़ी स्कूल करके है, तो उसमें बचपन से मैं वहीं पे पढ़ा और फैमिली कंडीशन उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्कूल इतना अच्छा था कि वहाँ के जो हेड थे, बोस मैडम जो थे, उन्होंने मेरी फ़ीस तक माफ़ कर ली थी। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई स्टूडेंट, बहुत ही कम स्टूडेंट उस स्कूल में थे। मेरे ख्याल से मैं पहला स्टूडेंट रहा हूँगा जिसकी फ़ीस पूरी तरह से माफ़ थी और बचपन से लेकर लास्ट तक, मतलब 12th तक मेरी फ़ीस माफ़ रही है। मैंने कोई फ़ीस नहीं दिया, जबकि वो प्राइवेट स्कूल था। तो ये लक इस मामले में कहता हूँ और सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी शुरुआत रही है, मतलब इतना हेल्प मुझे मिला है शुरू से। फैमिली में मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हमेशा ये ऐसा होता था कि लगभग 3 साल से ही मैं डांस कर रहा हूँ। तो पहले जगदलपुर में बहुत सारे शोज़ होते थे, मतलब कंपटीशन होते थे, बूगी वूगी नाम से होता था बहुत कुछ। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं डांस करूं, कंपटीशन फाइट करूं। तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती, मैं भले नहीं भी करना चाहूँ तो भी मम्मी बोलती थी नहीं तेरे को करना चाहिए, और हर जगह मम्मी लेकर जाती थी मेरे को और वहाँ पे डांस में पार्टिसिपेट करता था और लकीली किस्मत बोलेंगे इसको कि मैं जीतता भी था जीत भी जाता था। तो वहीं से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ कि हाँ कुछ कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कभी ये नहीं सोचा कि इस फील्ड में मुझे रहना है। तो फिर बस पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई में भी मैं अच्छा स्टूडेंट था, मतलब टॉपर था, स्कूल टॉपर तो रहा हूँ। और कॉलेज की शुरुआत ऐसे हुई कि जब 12th हुआ लगभग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रसाद फिल्म्स के जो डायरेक्टर्स हैं, मतलब आशुतोष जी, अनवेना जी, उनके छोटे भाई हैं अभिषेक करके, तो उनके साथ मैं पढ़ता था। तो हम लोगों ने कोचिंग की, भिलाई में रहे हम लोग और उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और उसके बाद लकीली ये हुआ कि इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हो गया GEC जगदलपुर में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और पढ़ाई के साथ साथ ऐसा था कि ये काम भी चल ही रहा था, जारी था, लेकिन मन में हमेशा एक इच्छा थी कि कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना है, मतलब बाय प्रोफेशन नौकरी नहीं करनी है। और कायदे से सभी का ये फोर्स था कि नहीं, कहीं ना कहीं आज के डेट में एक कलाकार की लाइफ कुछ नहीं होती है, सबको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, कुछ जॉब बिजनेस, तभी जीवन चलता है। और ये सच भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम कलाकार ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि जॉब होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं या जीवन चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप पूरी तरह से शिद्दत से और अपने हार्ड वर्क से अगर इसी फील्ड पे अगर आप करना चाहें कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो मुकाम मिल जाएगा और फाइनेंशियली भी आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मेरी इच्छा ये रही कि जब कॉलेज जब हो रहा था तो मुझे लगता था कि ना मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, कलाकारी के फील्ड में कुछ करना है। और हर कलाकार का क्या होता है, कहीं ना कहीं वो
परेशानियों से और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इस फील्ड को छोड़ देता है कहीं ना कहीं, और छोड़कर वो दूसरे फील्ड पे चला जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा कई कंडीशन आया, कई बार ऐसा होता ही है, अभी भी लगभग कई बार ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के लिए अगर हम लोग हार जाएं या हम परिवार की समस्याओं को देखते हुए या कहीं ना कहीं आगे के सोचते हुए अगर हम इस फील्ड को छोड़ देंगे तो कौन इस फील्ड को पकड़ेगा या कौन किसी के लिए कुछ मुकाम बना पाएगा। तो तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि नहीं, नौकरी तो करना ही है, वो अलग मैटर है, लेकिन पहले कोशिश ये करनी है कि इस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम इस फील्ड को कैसे बना सकते हैं लोगों के लिए। टोकूंगा सर इसमें जी जी कि सर आपने कहा कि नौकरी तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों को ये सोच है, पर जब आपने सोचा कि मुझे नौकरी नहीं इस फील्ड में घुसना है, वो कौन सा एज था सर आपका? मेरा एज था, कॉलेज के बाद का एज था, 21-22 साल के आसपास रहा हूँगा मैं। तो उस समय ये था कि जॉब के लिए ये था कि सारे मेरे जितने फ्रेंड्स थे कॉलेज के वो सब जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहे थे, और मैक्सिमम लोग अभी जॉब ही करते हैं। और उस समय भी ऐसा था कि जॉब करना है, तो मेरे भी एक समय में माइंड सेट हो गया कि नहीं, मेरे को जॉब करना है ताकि घर वालों के लिए भी सही हो सके, और मैं उसी के लिए कोशिश भी करने लग गया था। लेकिन एक घुटन अंदर थी शुरू से कि जॉब तो करना है, ये सब चीज़ें तो करनी ही है, लेकिन कला के फील्ड में जो मैंने सपने देखे हैं, जो चीज़ें मैंने सोचा है, तो क्या मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा, क्या मैं उन चीज़ों के लिए कुछ कर पाऊँगा क्या। तो घुटन सी थी, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जॉब करना भी चाहो तो ऐसा लगता था कि सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा मैंने देखा भी था, कई फ्रेंड्स थे जो जॉब करते थे लेकिन वो आर्ट से जुड़ा कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिम्मेदारियों की वजह से और जॉब की वजह से। ऐसा होता है जॉब चालू करने के बाद फिर इस फील्ड को आप छोड़ ही देते पूरी तरह से। आज आप मैं आपके सामने बैठा नहीं होता, अगर मैं जॉब करता होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता और आप इस चीज़ के लिए मेरा इंटरव्यू नहीं लिए होते। तो मन में फिर ये था कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सारे कलाकार क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए जॉब कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और मेरे लिए लक की बात थी, मेरा परिवार सच में बहुत अच्छा है, मम्मी पापा सपोर्टिव हैं, मेरे परिवार के लोग सपोर्टिव हैं। तो खराब कंडीशन होने के बाद भी मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ दिया, और मेरे परिवार के लोगों ने ये कहा कि नहीं, तुझे जो करना है तू कर, हम तेरा साथ देते हैं। और कभी ऐसा प्रेशराइज्ड एकदम से नहीं किया। घर में पैसे ना भी हों तो भी ऐसा नहीं रहा कि नहीं पैसे नहीं है तो तुमको कमाना है और ये है। मम्मी हमेशा सपोर्टिव रही है, मैं जैसे आपको बताया, तो ऐसे कभी नौबत नहीं आई। हाँ, ये है कि थोड़ा लगता था कि जॉब करना चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना कुछ आगे बढ़ गए हैं, अब पीछे पलट के नहीं देखना है, क्योंकि अब पीछे पलट कर फिर से उसी चीज़ के लिए अगर हम चले जाएंगे जॉब के लिए, तो फिर हम लोगों को क्या दर्शाएंगे। तो मतलब हम कहीं ना कहीं इस फील्ड में फेल हो गए। मतलब लोगों को हम क्या मैसेज दे पाएंगे। हमारे जो साथी कलाकार हैं, जो हमसे देखकर सीखते हैं, जो मोटिवेट, जैसे आपने बोला कई लोगों के आप आइडियल हो, तो वो लोग फिर क्या वो सोचेंगे कि मतलब उनके मन में आएगा कि हाँ, इस फील्ड में जाना मतलब क्या है, अरे टाइम पास करने चले जाओ, बाकी को तो कुछ होना जाना नहीं है। तो लोगों के मन में आ जाएगा कि ठीक है, उतने तक ही सीमित रहेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, इस फील्ड में ऐसा एक मुकाम बनाना है ताकि लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकें और उसको अपना करियर के रूप में भी देख सकें, और हमारे जैसे कई लोगों से मोटिवेट होके वो भी एक मोटिवेशन बन सके। तो उस समय से जब कॉलेज और ये सब का दौर हुआ, तो एक समय के बाद मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं, जो भी करना है इस फील्ड में करना है, इस फील्ड से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं ये कोशिश करना है। और खुद को भी एक समय दिया है कि हाँ, एक समय तक हम जितना कर सकते हैं, और मुझे भरोसा है कि हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सर 21 साल में आपने सोच लिया कि इस फील्ड को अपना करियर बना था, हम तो अभी तक सोच नहीं पा रहे। साथियों, अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं कुछ करने का या फिर अभी तक सोच नहीं है तो आप भी सोचना शुरू कर दीजिए। नहीं, मेरा ये कहना है, बात हीरो बनने की नहीं है, मतलब इस फील्ड में कुछ खास करने की है। मतलब मैं आपको पहले भी आपको मैंने कहा कि मैं इस उद्देश्य से नहीं आया था कि मेरे को हीरो बनना है, इस फील्ड में बस था। मतलब बोलते हैं ना कि इस फील्ड से एक लगाव था, एक तरह से इसको साबित करना है सर, एज ए करियर इसमें लोग घुस सके। हाँ, बस ये था कि इसको एक करियर के रूप में देखा है कि एक कलाकार जो होता है ना, वो सिर्फ कलाकारी के क्षेत्र में ही, मतलब लोग उसको नहीं करते। कलाकार बहुत कुछ होता है। मतलब अगर आप एक कलाकार हैं तो आप किसी फील्ड में जाते हैं, एक कलाकार को आप देखना किसी भी फील्ड में अगर वो होता है तो वो अलग से दिखता है। आप जरूरी नहीं है कि मतलब कलाकार है तो खाली नाचने गाने में ही रहे या इन चीज़ों पे ही वो आगे रहे, ऐसा नहीं है। कलाकार की एक अलग पर्सनैलिटी होती है। अगर कलाकार किसी भी फील्ड में अगर जाता है, चाहे आप राजनीति लो, चाहे जॉब में जाए, चाहे गवर्नमेंट जॉब, कलाकार अलग से दिखेगा आपको, देखना। तो वो चीज़ें कलाकार की खासियत होती है। कहीं ना कहीं आप अगर हम जो चीज़ें सीखते हैं, कलाकारी जो हम करते हैं, उसका एक प्लस पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी पे भी दिखता है। तो जरूरी नहीं खाली आप डांस कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं या इसी चीज़ पे ही आपका सब कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं। जब
कलाकार का एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, जो अलग वो दूर से अलग से अपने आप को दिखा सकता है, ये होता है। भीड़ में भी कॉन्फिडेंस बाकी लोग में नहीं होता। हाँ, जो कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं हो सकता, ये वाली बात है, कलाकार के में होता है वो चीज़। कलाकार अगर किसी भी फील्ड में जाएंगे, वो अपनी सोच से, वो अपनी अच्छी सोच से, अपने विचारों से बहुत कुछ बदल सकते हैं, कायदे से देखा जाए तो। मेरा ऐसा मानना है, कलाकार बहुत कुछ कर सकता है। अधिकतर मैंने देखा है सर, कलाकार क्या है, मतलब समाज हित में ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं चीज़ को, लोगों को दिखाने का, कि लोग उससे मोटिवेट हो। ये बात तो सही है, क्योंकि कलाकार जो है, जैसे आर्टिस्ट जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं मैं कलाकारों को देखा हूँ, जितने कलाकार होते हैं वो मनी माइंडेड नहीं होते। मनी माइंडेड मतलब कोई भी कलाकारी करने इसलिए नहीं आता कि मेरे को पैसा 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 कमाना है, ये वाले। सबका ये उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ खास करना है, कुछ शिक्षाप्रद करना है, कुछ लोगों को एक संदेश देना है, कुछ एक अच्छा कुछ मैसेज देना है। तो कलाकारी की फील्ड में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो ये सोच कर आता है अपने एक अच्छा मुकाम बनाने, कुछ सिखाने, ये चीज़ों। हर कोई ऐसा जरूरी नहीं कि उसे पैसा ही कमाना है इसलिए वो कलाकारी की फील्ड में आता है, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जितने कलाकार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ ना कुछ उनके। जरूरी नहीं कि एक डांसर की बात करो, हर तरह का कलाकार, चाहे आप आर्ट के क्षेत्र में आप चित्रकारी का कोई कलाकार हो, चाहे डांस का कोई हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे मोटिवेटर हो, हर कोई कलाकार की गिनती में आते हैं। तो सबका मतलब एक उद्देश्य ये होता है कि कुछ उन्हें डिफरेंट करना है और कुछ अलग शिक्षा देनी है, तो उसी उद्देश्य से आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए कलाकार पैसे कमाने में थोड़ा पीछे हो जाता है, मैं देखा हूँ, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। अधिकतर कलाकारों का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, तो शायद इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो कलाकार पैसा कमाने के उद्देश्य से, या अगर वो ठान ले कि मुझे इस फील्ड मतलब पैसे में भी आगे बढ़ना है, तो मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि कलाकारी का फील्ड ऐसा है ना कि आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। अगर आप ये ठान ली कि मुझे पैसे भी कमाना है कुछ करके और इस फील्ड में अपने टैलेंट का यूज़ करके, तो ऐसे कई कलाकार हैं जो कमा भी रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाम सेट कर रहे हैं। सर, अभी बस्तर में जिस तरह से जब से सोशल मीडिया आया है तब से क्या हमारे पास बहुत सारे नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे क्या? सोशल मीडिया की तरह से की वजह से जो है, सच आप कह रहे हैं कि बहुत से नए कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था, जो जैसे मैंने आपको बोला सीडी डीवीडी का जब जमाना था, जब उस समय क्या होता था, कुछ कलाकार ही जिनसे संपर्क हो पाता था या जो अपना टैलेंट लोगों के बीच ला सकते थे, तो उस समय ऐसा होता था कि कुछ लोगों को ही मौका मिलता था जो एकदम पूरी तरह से समर्पित थे और उनके कनेक्शन अच्छे थे और जो पूरी तरह से मतलब डेडिकेटेड थे, तो वैसे लोगों को मौका मिलता था। और लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ऐसा है कि आप कोई भी व्यक्ति अपनी कला को प्रदर्शित कर सकता है। तो मैं एक ही मैसेज ये देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से लोगों का मतलब अपने लिए टैलेंट को आगे लाना आसान तो हो गया है, लेकिन कई ऐसे चीज सोशल मीडिया के माइनस पॉइंट भी हमको देखने मिल रहे हैं कि टैलेंटेड लोग तो आगे आ रहे हैं, लेकिन नॉन टैलेंटेड भी ऐसा हो जा रहा है कि वो भी फेमस हो जा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक बन जा रहा है। तो जो टैलेंटेड लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ, माइनस पॉइंट हो जाता है कि वो इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं और नॉन टैलेंटेड इजीली पहुंच जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है, हर किसी को अपने आप को, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलना चाहिए और सोशल मीडिया दे रहा है और सबको भी हक है उस चीज़ का। बस मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया का आप सही यूज़ कीजिए, मतलब अपने टैलेंट को आप सोशल मीडिया में सही रूप से प्रस्तुत कीजिएगा, ताकि लोग आपसे देखें, आपको सीखें, है ना, अच्छा मैसेज समाज में जाए, अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंच पाए। ये नहीं कि सोशल मीडिया आ गया है तो हम इजीली हाईलाइट हो सकते हैं, तो कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, कैसे भी बना के फेमस हो जाओ, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इससे क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो छुप जाती हैं और अच्छी चीज़ों का महत्व कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसका सही यूज़ होना चाहिए। सर, मेरा दूसरा और एक सवाल है कि जैसे बस्तर एक क्या संस्कृति के लिए जाना जाता है? जी, बस्तर के लिए तो यही बोलूँगा कि जैसे मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से रहा हूँ, आप मेरी टोटल जैसे पैदाइश से लेकर मैं जब तक रहा हूँ, मैं शहर में ही रहा हूँ। आप देखें, जगदलपुर मेरा निवास स्थल है, तो मैंने कभी ग्रामीण माहौल में मैंने नहीं रहा, लेकिन बचपन से अब बस्तरिया हूँ, मतलब मैं गर्व से बोलता हूँ बस्तरिया हूँ। मैं आदिवासी भी नहीं हूँ, मतलब बाय कास्ट आदिवासी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आदिवासी से कम नहीं समझता हूँ, क्योंकि बस्तर में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है, जंगल का आदिवासी है, सीधी सी बात। मैं बस्तरिया हूँ, सीधी सी बात है। तो मेरा ये कहना है कि हम शहर में रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें अपनी बस्तर की संस्कृति से लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है, तभी हम इस फील्ड में हैं, इसके लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं अपने भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों से जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते या जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बस्तर अमूल्य है। बस्तर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है जो मतलब आप खोजने भी जाओगे तो कम ही पड़ेगा, समय भी कम पड़ेगा, चाहे संस्कृति से जुड़ा हो, चाहे
दर्शनीय स्थल से जुड़ा हो, कई सारी, मतलब बस्तर अनूठा है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों का लगाव इस तरह से रहा है कि हम यहीं पले बड़े, यहीं पैदा हुए, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को बस्तरिया मानते हैं। मैं शहर में रहता हूं तो भी मुझे गांव के जितने परिवेश हैं, गांव का जो पारंपरिक जो भी रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, मुझे बहुत पसंद आती है, और उसी पे हम लोग वर्क भी करते हैं। मतलब खुद से खोजते हैं कि हमें ये करना है, इसमें ऐसा होता है तो हमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। खुद हम उन संस्कृति को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारे यंगस्टर हैं, शहरी क्षेत्र के जो युवा हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो राज पर्व के मेरे साथी हैं, जैसे मैंने बोला, सभी लोग जो हैं शहरी क्षेत्र में पले बड़े हैं, लेकिन उन लोगों का इतना ज़्यादा डेडिकेशन है, इतना मतलब वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो खुद बस्तर की संस्कृति को अपने रूप में वो लाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग देखकर उनको सीखें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे भाई बंधु हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आज हम मॉडर्नाइज होते हैं कहीं ना कहीं, अब नया जमाना आ रहा है, तो वो ना क्या करते हैं, अपनी बोली भाषा के प्रति ना थोड़ा सा उदासीन है। मतलब कई लोग हैं, जैसे मैं हल्बी क्षेत्र से नहीं हूँ, मतलब मुझे मेरा हल्बी बैकग्राउंड नहीं है, आप जानते हैं। मैं मतलब यादव फैमिली से हूँ, तो मेरे घर पे हिंदी बोली जाती है या छत्तीसगढ़ी लगभग बोली जाती है, जो मिक्सअप है, हल्बी छत्तीसगढ़ी का मिक्सअप है। लेकिन मुझे हल्बी नहीं आती थी, फिर भी मुझे हल्बी से इतना लगाव है, मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे नहीं भी आती तो भी मैं हल्बी में काम करता हूं, हल्बी बोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हल्बी क्षेत्र से हैं, यानी कि जो गांव के ग्रामीण भाई हैं, तो वो उन लोगों को मतलब अपनी बोली बोलने में थोड़ा शर्म महसूस होता है। जैसे आप जाओगे ना हल्बी में, उनसे बात करोगे तो वो हिंदी में जवाब देते हैं, तो वो बुरा लगता है। मतलब कि मैं शहर से हूँ, मैं उनसे हल्बी में बात करना चाह रहा हूँ, अब वो ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैं उनको खुद समझाता हूँ कि आप खुद हल्बी, आपकी बोली भाषा है, हम खुद उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप अगर अपना बोली भाषा बोलना छोड़ दोगे तो कौन बोलेगा, कौन करेगा? आपकी संस्कृति का प्रचार प्रसार कौन करेगा? अपनी संस्कृति को सहेज के कौन रखिएगा? तो वो दुख थोड़ा सा लगता है, और हम लोग इसी वजह से ही शायद रास पर्व बनाए, मतलब कि लोगों को मोटिवेट हम कर सकें कि देखो, शहर के लोग जब कर सकते हैं वो काम, तो ग्रामीण लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो उन्हीं की संस्कृति है ना, उन्हीं का चीज है, तो उन्हीं की धरोहर है, जैसे बोला जाए। तो कहीं ना कहीं रिस्पांस अच्छा मिलता है। बस मैं चाहता हूँ कि रिस्पांस अच्छा मिल जरूर रहा है, लेकिन इसको आगे तक हमको बना के रखना है। तो मैं अपने जितने ग्रामीण भाई बहन हैं, जो लोग अपनी संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनको सहेज के रखना चाहिए, उनको उसको ना छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब उन्हीं से तो हम भी सीखेंगे ना, उनसे तो हम भी सीखेंगे, क्योंकि हम शहर के लोग हैं, हम शहर में रहते हैं, तो उनको देखकर ही हम सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि उसको बना कर रखें, और सारे भाई बंधु को यही कहना चाहूँगा कि ना, प्लीज़ अपनी संस्कृति को मत छोड़ें, अपने कल्चर को मत छोड़ें, और क्योंकि वो एक ऐसा कीमती और बहुमूल्य चीज़ है ना, कि दोबारा वो आप एक बार चला गया ना, आप वापस नहीं पा सकते उस चीज़ को। तो उसको हमको बचा कर रखना है, हमको सहेज के रखना है। तो जब इतना कुछ अब अच्छा हो रहा है, सोशल मीडिया हमारे पास है, इतना कुछ सुविधाएं हैं, तो अब हमको उसको बल्कि और बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे ख़त्म करना चाहिए या उसे विलुप्त करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे किसी इंटरव्यू से ही हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लोगों तक ला सकते हैं, अपने दर्शकों तक ला सकते हैं। तो आप एक ज़रिया बने मेरे लिए कि मैं अपनी बात लोगों तक रख सकूँ, मेरी अपनी सोच को लोगों तक रख सकूँ। तो सबसे पहले तो संतोष भाई का, आप सभी का, उम्मीद इंडिया की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे एक वेबसाइट भी है umeedindia.com, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है, आप वहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम वहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।